Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about human respiratory system from chapter 6, class 10th. Human respiratory system. अब human respiratory system में जो mainly organs involved रहेंगे वो है nose, nasal cavity, here somewhere soft palate, epiglottis, larynx, trachea, then bronchus, bronchioles, alveoli and diaphragm. इसके अलावा हमारे पास और क्या होंगे, लंग्स होगी एंड प्लूरी होंगे. ह्यूमन बींग्स के केस में जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होती है, दैट इज गैशियस एक्सचेंज जो है वो लंग्स के थ्रू होगा. और लंग्स जो है वो हमारे थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है. थोरेक्स रीजन इज द रीजन ऑफ चेस्ट, राइट. और ये जो लंग्स हैं ये रिब्स के साथ हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहती हैं. लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और ये जो डायफ्राम है ये थोरेक्स रीजन को एब्डोमेन रीजन से सेपरेट आउट करता है. नोज से स्टार्ट करते हैं. नोज एंड नेजल कैविटी. नोज से या फिर हमारे माउथ से जो एयर है वो एंटर करेगी एंड इट विल मूव थ्रू आउट द नेजल कैविटी और नेजल पैसेज, राइट. एंड ये जो एंटायर पैसेज है it will be covered by hairs and mucus goblet cells secrete करेंगे, राइट. तो इनका मेनली फंक्शन जो है वो क्या हो गया नोज एंड नेजल कैविटी का, कि ये डस्ट को ट्रैप करके रखते हैं, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ट्रैप करके रखते हैं एंड एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट जो है ये अपर रीजन ऑफ द माउथ एंड बिटवीन द जंक्शन ऑफ नोज प्रेजेंट होता है, और इसका मेन वर्क यही है कि ये ड्यूरिंग स्वेलोइंग खाना खाते समय जो नेजल पैसेज है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज एपिग्लॉटिस. एनसीईआरटी में ये मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, दिस इज एपिग्लॉटिस. और एपिग्लॉटिस क्या है, एक पीस ऑफ कार्टिलेज है, ये कार्टिलेजिनस होता है एंड इट इज प्रेजेंट अबव द ट्रेकिया. ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस पीस है, और ये क्लोज करता है ट्रेकिया को ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में दैट इज ट्रेकिया में एंटर ना कर जाए. ये है इसका फंक्शन. नेक्स्ट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और ये एपिग्लॉटिस के नीचे एंड ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट. एंड इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं. जब भी एयर पास होती है थ्रू लैरिंग्स ये वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करेंगे और इसके साथ जो है साउंड प्रोड्यूस होगा. देन इट्स ट्रेकिया. ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं. जब भी नोज या नेसल पैसेज से एयर ट्रैवल होकर लंग्स तक पहुंचेगी तो ये ट्रेकिया से जरूर गुजरेगी. और ट्रेकिया के पास क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग होती है अपने वॉल्स के अराउंड. ये म्यूकस लाइनिंग का फंक्शन प्रोटेक्शन ही है, डस्ट और जर्म्स पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेगा लंग्स में पहुंचने से पहले. फर्दर ये जो ट्रेकिया है ये प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम कोलैप्सिंग विद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये जनरली सी शेप्ड की रिंग्स होती हैं जो कि ट्रेकिया की कोलैप्सिंग से उसको बचाती है, विंड पाइप की कोलैप्सिंग से. फर्दर ये जो ट्रेकिया है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई. लेफ्ट साइड वाली ब्रोंकाई को हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट साइड वाली को राइट ब्रोंकाई. अगर तो ये 2 हैं, दोनों की बात करें तो हम बोलेंगे ब्रोंकाई. अगर हम एक सिंगल की बात करें तो हम इसको ब्रोंकाई नहीं बोलेंगे, वी विल से इट ब्रोंकस, राइट. देन ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर यहाँ पे डायग्राम में प्रॉपर्ली शो किया हुआ है, फर्दर स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे. ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में कोई भी गैशियस एक्सचेंज नहीं होता. ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होंगे एल्वियोलाइज में. एल्वियोलाइज क्या है, ये बैलून शेप स्ट्रक्चर होंगे. आप जूम इन करके आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम एयर सैक्स बोलते हैं. जो लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू मेजर गैशियस एक्सचेंज होता है वो इन एल्वियोलाइज में ही होता है. इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से. तो ये एल्वियोलाई की जो वॉल है और वो ब्लड कैपिलरीज की वॉल होगी, उनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो होता जाएगा. और ये गैशियस एक्सचेंज की वजह से ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है थ्रू रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूरी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ एन इंडिविजुअल. फर्दर हमने बोला था कि नॉर्मल ऑर्गन्स के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिब्स होते हैं एंड प्लूरी होते हैं. जो रिब्स हैं
ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं अलॉन्ग विद इंटरकोस्टल मसल्स। इन स्केलेटल रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे लंग्स को। फर्दर जो प्लूरी है, ये जो रिब्स है और ये दोनों के बीच में प्लूरी प्रेजेंट होगा, और ये जो प्लूरी है ये एक स्लिपरी फ्लूइड क्रिएट करेगा जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड का मेजर फंक्शन यही है कि ये लंग्स को चेस्ट वॉल से स्टिक नहीं होने देता, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है लंग्स की। एंड थर्ड फंक्शन इज ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है लंग्स को। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम इनहेलेशन करेंगे। बेसिकली इनहेलेशन क्या होती है, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना। तो उधर से स्टार्ट करते हैं। जब हम एयर को ब्रीद इन करेंगे तो जो हमारा चेस्ट रीजन है, दैट इज थोरेक्स रीजन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डायाफ्राम जो है, दैट इज मस्कुलर शीट बिलो लंग्स, वो फ्लैटन हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होगी डायाफ्राम की तो लंग्स की क्या होगी, एक्सपेंशन। ये दोनों चीज, डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, लंग्स एक्सपैंड करेंगे। ये दोनों चीजें जो है वो वाइस वर्सा चलती हैं, ऑपोजिट चलती हैं एक दूसरे के। अगर लंग्स एक्सपैंड हो गई तो लंग्स में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो एयर क्या होगी, लंग्स के अंदर सक्ड इन होगी। तो ये सारा प्रोसेस था इनहेलेशन का। फर्दर हम देखते हैं एक्सहेलेशन का प्रोसेस। ब्रीद आउट करेंगे एयर। जब एयर को ब्रीद आउट कर देंगे बाय एक्सहेलिंग, तो थॉरिक्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायाफ्रेम जो है वो राइज अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्रेम। डायाफ्रेम का साइज बढ़ रहा है तो लंग्स का साइज डिक्रीज होगा। बोला था वैसा वर्सा है ये दोनों। लंग्स का साइज डिक्रीज हो गया तो उसमें जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल जाएगी और एक्सेल आउट हो जाएगी थ्रू नोज। लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। इस रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से जो ऑक्सीजन है ब्लड के कैपिलरीज से एब्जॉर्ब होगा, और उन्हीं ब्लड के कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट होगा। ये पूरा गैशियस एक्सचेंज होने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ समय चाहिए होता है, तो वो सफिशिएंट टाइम जो है ये रेजिडुअल वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। ये हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा एयर का कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम। देन आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली 4 आयरन कॉम्प्लेक्स है, एंड इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये इजीली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। उसका रिएक्शन होगा Hb4 प्लस 4O2 विल फॉर्म Hb4O8। ये किस में होगा, लंग्स में होगा, राइट। तो ये जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है तो ये बॉडी में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ज्यादातर डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो ये ब्लड में जो है डिसॉल्व्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इंस्टेड ब्लड के प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती है इन द डिसॉल्व फॉर्म, और वहां से ही टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट हो जाती है और लंग्स में पहुंच जाती है एंड एक्सेल आउट हो जाती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज अगर हम डिफ्यूजन के साथ, जैसे हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्रीवियस वीडियो में किया कि डिफ्यूजन के साथ रेस्पिरेशन होती है, ह्यूमन बींग्स के केस में भी अगर डिफ्यूजन से होगी तो ये जो ऑक्सीजन है इसको पूरी बॉडी में जाने के लिए नियर अबाउट 3 years लग जाएंगे। तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, इस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन यूज होता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ़ यू हैव नोटिस्ड तो मैंने जो डाइजेशन एक्सप्लेन किया था वो बाय हैंडमेड डायग्राम से किया था, और जो ये रेस्पिरेशन है ये मैंने थ्रू एनसीईआरटी बुक के डायग्राम से एक्सप्लेन किया। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स which idea is suitable for you to understand.
एज अ स्टूडेंट यू नो वेल, आपको हैंडमेड डायग्राम से समझना ज़्यादा इजी लगता है या फिर एनसीईआरटी की बुक से या किसी भी डायग्राम की रेफरेंस से समझना इजी लगता है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like